हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो क्या कहलाएगा। उसकी जो बुद्धि है कौन सी कहलाएगी, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो आपका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें सामान्य बुद्धि। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में 90 से 110 के बीच में ही पूछा जाए कि 90 से 110 के मध्य की जो बुद्धि होती है या आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है। तो ये तो आंसर हो गया सामान्य बुद्धि। अब आपके प्रखर की कितनी होती है, उत्कृष्ट की कितनी होती है, प्रतिभाशाली की कितनी होती है, तो इन सभी की बुद्धि लब्धि जो है आपको आईक्यू लेवल जो है पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन 101% क्या है आपका आ ही जाता है इसमें से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना, तो आपको क्या है, आपको इस चार्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से क्या है आपका कैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आईक्यू लेवल से, तो आप क्या है इजीली बता सकते हैं। जिसमें मोस्टली जो हमारे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके इसमें से पूछा जाता है, या तो आपका ये पूछा जाता है या मोस्टली ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी आपको। जैसे आपका 140 है, 140 या इससे अधिक जो बुद्धि होती है वो आपका प्रतिभाशाली बालक होता है, उसको जीनियस भी हम बोलते हैं। ठीक है, 120 से लेके 139 तक की अगर बुद्धि होती है वो आता है अति श्रेष्ठ, मतलब वेरी सुपीरियर बच्चा होता है वो आपका। ठीक है, ये दोनों जो हैं इन दोनों में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें। ओके, उसके बाद आता है आपका 110 से 119, ये होता है श्रेष्ठ बुद्धि, सुपीरियर, ये आ जाता है आपका, लेकिन इतना क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है जितना आपका मोस्टली ये दोनों ऑप्शंस में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 90 से 109, यहाँ 109 की जगह 110 भी आ सकता है आपका। तो ये होते हैं आपके सामान्य बुद्धि, मीन्स जो एवरेज बच्चे होते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है 80 से 89, ये होते हैं मंद बुद्धि के बालक। उसके बाद आता है 70 से 79, ये होते हैं क्षीण बुद्धि के बालक। उसके बाद होता है 70 से कम, और आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इनको ज़्यादा आप मतलब याद तो आपको क्या है सारा ही करना है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है। मोस्टली ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ये और ये दोनों। ओके, तो इसमें आता है आपका 70 से कम होते हैं निश्चित क्षीण वाले होते हैं, 50 से 69 के बीच में अल्प बुद्धि वाले होते हैं आपके, 20 या 25 से कम वाले मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, और 20 से 25 के बीच के क्या होते हैं, महामूर्ख बालक कहलाते हैं। तो आपको क्या है आईक्यू लेवल का एक क्वेश्चन आपके लिए यहीं से तैयार हो जाता है। अगर आप इस चार्ट को क्या है याद कर लेते हैं तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर अपनी कॉपी में नोट भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, पेस्टालाजी ने, वॉटसन ने, स्कीनर ने या फिर पावलाव ने। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा आपका पेस्टालाजी की। जो पेस्टालाजी नामक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का क्या किया था, अध्ययन किया था। और इन्होंने एक क्या चीज़ तैयार करी थी, इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी, क्या बेबी बायोग्राफी को क्या है इन्होंने तैयार किया था। और उन्होंने इस बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, जबकि जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं अगर और किसी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पियाजे हैं, ठीक है, कौन है पियाजे, उन्होंने अलग अलग उम्र के बच्चों का अध्ययन किया था, लेकिन 3 वर्ष के अपने पुत्र पर अध्ययन किया था पेस्टालाजी ने किया था। पियाजे ने भी किया था अपने बच्चे पर, लेकिन उन्होंने विभिन्न उम्र के बच्चों का अध्ययन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है, फर्स्ट ऑप्शन सिर से पैर की ओर, सेकंड ऑप्शन पैर से सिर की ओर, बी ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका,
ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं और मिलेंगे भी, देखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपसे डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि बालक का विकास होता है। तो यहाँ तो बालक का विकास होता है, ये एक तरह से यूपी टेट के लिए हो गया, डायरेक्ट तुमने आंसर दे दिया। लाइक तुम्हारा क्या, जो बालक का विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। और यहीं अगर हम सी टेट की बात करते हैं तो सी टेट में क्वेश्चन को क्या है, इस तरीके से देते हैं कि हमें बताना है कि वो सिर से पैर की ओर हो रहा है, पैर से सिर की ओर हो रहा है, या दोनों तरफ हो रहा है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो बालक का विकास होता है वो हमेशा किससे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख बोलते हैं, जिसको हम सेफ्लोकॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहाँ आपका आ जाता है सेफ्लोकॉडल के अंतर्गत क्या आता है, सिर से पैर की ओर विकास बालक का, पैर से सिर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ शीर्षाभिमुख सेफ्लोकॉडल आ जाता है वहाँ बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि किससे होता है, आपका सिर से पैर की ओर होता है। मीन्स सबसे पहले क्या है, बच्चे का सिर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरीर के जो अन्य हिस्से होते हैं आपके, जैसे आपका गर्दन हो गया, आपका क्या हो गया, धड़ हो गया, आपके क्या हो गए, हाथ हो गए, उसके बाद क्या हो गया, आपके पैर हो गए। तो इस तरीके से क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और विकास के दौरान क्या होता है, बच्चे सबसे पहले जो नियंत्रण करता है वो किस पे करता है, अपने सिर की ओर नियंत्रण करता है। उसके बाद ही वह बैठने, घुटने के बल चलने या फिर खड़े होने जैसी क्रियाओं को क्या है, कर पाता है। तो क्लियर हो गया ये आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। सेकंड, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। सी, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलता है। या डी, शिक्षक विद्यार्थी के बाहर व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि अधिगम कार्य के लिए बात हो रही है, विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करने के लिए शिक्षक को क्या चीज़ क्या है, शिक्षक के लिए कठिन है, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज आपका हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, की तत्परता के सभी तत्व जो हैं एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक विद्यार्थी एक क्षेत्र में तैयार हो सकता है लेकिन दूसरे में नहीं, जिससे क्या होता है, एक समान या पूरी तरह से तैयार प्रोफाइल बनाना क्या है, एक तरह से मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचिक चिंतन या फिर विचारशील चिंतन। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आपका। ठीक है, क्योंकि आपका जो अभिसारी अपसारी में से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है आपका यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपसारी चिंतन की, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, कि जो बुद्धि समावेश करती है वो अपसारी चिंतन का भी, अभिसारी चिंतन का भी और समालोचित चिंतन का भी समावेश करती है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है, तो बुद्धि में क्या होता है, वो अपसारी चिंतन क्या है, शामिल होता है, जो क्या होता है, जो रचनात्मक, किसमें, जो रचनात्मकता होती है आपकी और जो कई संभावित समाधान खोजने की क्षमता से क्या है, जुड़ा होता है। हम कह सकते हैं बुद्धि केवल तार्किक सोच नहीं है बल्कि इसमें क्या है, अपसारी समाधान होते हैं। मीन्स अगर आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम है तो उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन क्या हैं, आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, यहीं अगर बात करते हैं अभिसारी चिंतन की, तो आपका क्या है, ये एक ऐसी सोच है जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक समस्या होती है, ओके, और एक समस्या के लिए सबसे उपयुक्त या बिल्कुल सटीक जो सॉल्यूशन होता है वो निकल के आता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसके लिए निकल के आता है। जैसे आपने देखा होगा MCQ, ठीक है, जैसे ये भी है आपका, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन सब में से इसका आंसर क्या है, तीन चारों ऑप्शन में से ये है, तो जो सबसे सटीक आंसर होता है वो आता है आपका अभिसारी
चिंतन के अंतर्गत, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करते हैं समालोचित चिंतन का, तो ये क्या है, ये तार्किक निर्णय, क्या चीज़, तार्किक निर्णय, तार्किक निर्णय लेना आपका, ठीक है। और आपका जो मान्यताओं की जांच करना होता है वो इसके अंतर्गत ही आता है। तो जो बुद्धि है वो समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और समालोचित चिंतन तीनों का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि विकास के संबंध में गलत कथन है आपका। ए ऑप्शन आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सेकंड आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी ऑप्शन आता है दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या फिर वर्तुलाकार गति होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, इसमें लिखा है कि गलत कथन बताना है आपको इसमें से, ठीक है। आपका यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका विकास है वो किससे, सामान्य से किसकी ओर होता है, विशिष्ट की तरफ होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। इसमें यही है, शिशु क्या करता है, पहले अपने जो उसके हाथ होते हैं उनको पहले क्या है, अपने हाथ से पूरी वस्तु को पकड़ना की कोशिश करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे जो उसकी फिंगर्स होती हैं, सिर्फ फिंगर या अंगूठा जो होता है उसका उपयोग करना सीखता है बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और देखो यहाँ पे इसमें लिखा है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये भी है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो विकास है वो वर्तुलाकार गति से होता है। तो यस, क्योंकि विकास जो होता है वो आपका स्ट्रेट रेखीय नहीं होता आपका, ठीक है। जबकि कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस तरीके से आपका विकास चलता है। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट था ही, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दिशा। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पहले में ही बताया है आपको कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसको से आपको कॉर्डल बोलते हैं आपका, ठीक है। और यहाँ आपका ऑप्शन आता है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। क्योंकि जो इसका अर्थ होता है ये यही होता है कि सभी मनुष्य समाज पर ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। लेकिन जो सांस्कृतिक कारक होते हैं उससे क्या है, ये प्रभावित भी होती है। आपके जो विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है, इसकी जो व्यापकता होती है, क्या चीज़, व्यापकता होती है इसकी, ठीक है। मीन्स विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसी तरीके से आता है इसमें आपका, इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे समाज, तो ये क्या है, समाज की गुणवत्ता में भी सुधार करती है, जीवन भर क्या है समाज के अंदर चलता रहता है। तो हम यही कह सकते हैं कि विकास जो है सार्वभौमिक, इसकी दिशा सिर से पैर और वर्तुलाकार गति होती है। करेक्ट ऑप्शन है आपका, गलत कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आता है कि छोटे वाक्यों को बोलना आपका 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है उसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है आपकी, वो होती है जन्म से 2 वर्ष की होती है, जन्म से 2 वर्ष की इसमें आयु होती है, जिसमें बच्चा क्या है, वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाने का काम करना स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है। लेकिन किसी किसी वैज्ञानिक का मानना है कि जन्म से लेके आपके जो 6 वर्ष की या फिर 5 वर्ष की जो आयु होती है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आपकी आती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है, ये सभी विकास जो विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। इसमें शैशवावस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज गति से होता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको सीखने का आदर्श काल माना जाता है। किसको, सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है आपका,
शैशवावस्था को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष की होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं यौवन की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है आपकी, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, ये क्या है, भावात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो फिजिकल परिवर्तन होते हैं ये भी होते हैं। मीन्स जो शैशवावस्था है इसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी गति से होता है, लेकिन आपका बाल्यावस्था में क्या होता है, जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा क्या होता है, मंदा हो जाता है, मंद गति से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। ये आपकी 12 से 18 वर्ष की आयु तक की होती है। और सॉरी, इसमें क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में यौवनी, बाल्यावस्था में आपका क्या होता है, इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है आपका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस दौरान बच्चे क्या हैं, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, बाल्यावस्था में, ठीक है। जबकि किशोरावस्था में आपका जो यौवन है ना, यौवन शुरू हो जाता है इसके अंदर, और इसी में आपके क्या है, भावात्मक और जो सामाजिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपकी जो किशोर अवस्था होती है इसको संघर्ष या फिर तूफान की अवस्था भी कहा जाता है आपका, ओके। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये। और आपका जो बाल्यावस्था है इसको हम अनोखा काल भी कहते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो आपका अनोखा, 1 सेकेंड, ठीक है। कौन सा काल, अनोखा काल जो है ये आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। संघर्ष और तूफान की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था कहलाती है। सीखने का जो काल है, सीखने का जो अनोखा काल है वो आपका शैशवावस्था होती है। और प्रौढ़ अवस्था आपकी 18 से अब जितना भी ऊपर होता है वो सारी आपकी प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक की जिज्ञासा का क्या किया जाना चाहिए, दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो यहाँ जो ए ऑप्शन आता है कि बच्चे की जिज्ञासा का दमन करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। कि बच्चे की जो जिज्ञासा है उसका दमन मीन्स उसको दबाना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये माता पिता को बच्चों को सवाल पूछने या खोजने करने या नई चीज़ों को सीखने या प्रोत्साहित करना क्या है, उनको चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शांत करना चाहिए बच्चे की जो जिज्ञासा होती है उसको, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पे आपका ये होता है कि उनके जो भी सवाल होते हैं उनको जवाब दो। अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो उनको क्या है, आंसर दो आप ही, ठीक है। उनकी खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको नज़रअंदाज करो। ऐसा करने से क्या होता है, उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो, तो उनका ज्ञान में क्या होगी, उनका ज्ञान क्या है, बढ़ेगा आपका, ठीक है। और आपका क्या है, बच्चे का क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और जिज्ञासु व्यक्ति बनते हैं इससे, इस तरीके से जो बच्चे होते हैं। और एक और, अगर आपको क्या है क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता तो आपको कभी भी गलत आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसको तब तक जवाब ना दो जब तक आपको आंसर ना पता हो करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, उत्तेजित नहीं करना चाहिए, सक्रिय नहीं करना चाहिए। तो इस चारों ऑप्शन में से करेक्ट और सबसे बढ़िया आंसर है शांत करो उसके क्वेश्चन का आंसर दे के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है। ए ऑप्शन कि जो विद्यालय समाजीकरण, जो विद्यालय है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के द्वितीय कारक है। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका कि समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं, जबकि जो परिवार है वो क्या है, द्वितीय कारक है। थर्ड ऑप्शन आता है आपका कि परिवार और जनसंचार क्या है, समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। डी ऑप्शन आता है आपका इसमें, डी ऑप्शन कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और जो परिवार है वो प्रथम कारक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका
डी ऑप्शन, क्योंकि आपका जो परिवार है, आपको बस ये याद रखना है कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है, वो आपकी प्राइमरी होती है। क्या होती है? प्राइमरी होती है, ठीक है। जबकि जो विद्यालय है वो क्या होता है आपका? सेकेंडरी होता है आपका, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या रखा है कि ए ऑप्शन में क्या रखा है, विद्यालय आपका प्राथमिक है, तो ये तो द्वितीयक होता है, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या रखा है कि जो परिवार है वो द्वितीयक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि परिवार तो आपका प्राइमरी होता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ परिवार क्या है? द्वितीयक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचता है? डी ऑप्शन आपका। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से शिक्षक के द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट, ये देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है। बी, मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षण प्रभाव में लाना। सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। या डी, जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन, कि जब बच्चा समस्या को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना ही क्या है? सबसे प्रभावी तरीका होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका रचनात्मक जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कुछ ना कुछ या फिर उत्पन्न करने की उनके अंदर क्षमता होती है। मतलब उनके पास कुछ ऐसे मूल विचार उत्पन्न कर होते हैं जिससे वो क्या है, समस्या को हल करने में क्या है, सक्षम होते हैं आपके। तो करेक्ट आंसर इज 4 ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन शरीर का विकास, शरीर हड्डी का विकास, शरीर हृदय का विकास, या आत्म और मांसपेशी का विकास। करेक्ट आंसर होगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, कि मन और शरीर का विकास कहलाती है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आपका मन है, ठीक है, और जो आपका शरीर है वो अलग अलग संस्थाएं नहीं होता, जबकि क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप एक साथ शारीरिक और मानसिक मीन्स जो आपकी फिजिकल और जो आपकी मेंटली रूप से क्या है, विकसित होते हैं। तो मन में होने वाले जो भी बदलाव होते हैं वो शरीर को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की स्थिति मन को प्रभावित करती है आपकी, ठीक है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है, मन और शरीर का विकास कहलाती है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि जब आपका बालक जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आता है अधिगम का धनात्मक अंतर, बी अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, सी अधिगम का शून्य अंतरण, या डी अधिगम का परम अंतरण। तो करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है धनात्मक, मीन्स आपका जो पॉजिटिव अंतरण है वो कहलाता है। इसमें यही होता है कि जब हम एक क्षेत्र में कोई भी चीज़ सीखे हुए हैं उसका यूज़ हम दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो ये एक पॉजिटिव ही तो है। मीन्स आपका फॉर एग्जांपल के लिए हो गया, जैसे गणित, जैसे आपका मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स का उपयोग आप कब कर सकते हो, घर की घड़ी की मरम्मत करने में। मीन्स ये मैथ्स का प्रयोग आप कब कर सकते हो, मार्केट में कर सकते हो, तब आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो तो वहाँ हिसाब किताब लगाने में। तो ये क्या है, ये एक धनात्मक पॉजिटिव अंतरण ही तो हुआ आपका, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ ऑप्शन आता है आपका नकारात्मक अंतरण। नकारात्मक अंतरण का मतलब है कि कोई भी एक क्षेत्र है वो क्या है, एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान में क्या करता है, बाधा डालता है, तो वो आता है ऋणात्मक। यहाँ क्वेश्चन हो जाता एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता की जगह आ जाता आपका बाधा डालता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ जाता है कि शून्य में क्या होता है कि इसमें एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, ना तो नेगेटिव ही डालता
ना पॉजिटिव भी डालता ना नेगेटिव भी डालता, तो वो होता है आपका शून्य। मीन्स यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम पे कोई प्रभाव ही नहीं डालता, तो ये शून्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, हृदय का या इन सभी का? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका हृदय का, कि हृदय का सबसे पहले निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हमसे कुछ लोग क्या हैं, लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ काले हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं, तो ये कथन कौन से सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धिक प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ बंदे क्या हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ काले हैं, तो ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, ओके, क्योंकि व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसका मीनिंग ही आपका ये होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मीनिंग ही ये होता है कि जब हर व्यक्ति, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे से क्या है, अलग होगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति क्या है आपका पतला है तो एक मोटा है, एक लंबा है तो एक छोटा है, एक काला है तो एक गोरा है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, और जो ये विभिन्नता होती है वो किस कारक के कारण निर्धारित होता है? तो आपका हेरिडिटी आता है, आनुवांशिकता आता है, आपका पर्यावरण आता है, संस्कृति आती है। इन सब कारकों पर क्या है, इन कारकों से क्या है, प्रभावित होती है आपकी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। नाउ यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।